हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे देखिए दो तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीकॉम थर्ड ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य, तो उसमें ये आपका एमसीक्यू सीरीज़ में होता है। दो पार्ट में इसके डिस्कस कर चुका हूँ। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा चैनल, तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और 2 जुलाई से आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो जैसे ही डेट शीट आएगी मैं आपसे उसको डिस्कस करूँगा, आपको मैं एक वीडियो अलग से बना करके भेजूँगा। दूसरा, ये क्वेश्चंस अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो उसके एक अलग से प्लेलिस्ट भी है बीएड के लिए, तो वो मैंने बना रखी है। तो उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो प्लेलिस्ट है आपके अद्यतन हिंदी के नाम से, तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से मिलेंगे। जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है आपको सॉल्व करवा रहा हूँ 2016 से 2020 के, जो मेन पेपर में और बैक पेपर में आए हुए हैं। 2 या 2 से जो ज़्यादा बार आए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं क्वेश्चन बैंक में। तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस 700 से ज़्यादा क्वेश्चन से आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस में मत जाइएगा, सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है। पहले 2016, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, उसमें भी 20 भी, उसमें भी मेन पेपर है और बैक पेपर है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको बीएड एंट्रेंस में हेल्प रहे देंगे, टीजीटी पीजीटी में भी हेल्प देंगे, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 3। तो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनकी जो रचनाएं हैं उनके कवि के साथ आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। जैसे कि जो आपका सतरंगे पंखों वाली, तो वो है कवि नागार्जुन। उसके बाद है चुका भी नहीं हूँ, तो वो है शमशेर बहादुर जी की। उसके बाद आपकी सी है खुशबू के शिलालेख, तो वो है भवानी प्रसाद जी की। और डी है अरि ओ करुणा प्रभामय, तो वो है आपकी अज्ञे की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैचिंग का है कि भवानी प्रसाद को मिले सम्मान अथवा पुरस्कार को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये ऑप्शन ए इसमें आपका सही है कि जो मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान है, तो वो मिला अंधेरी कविताओं पर। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार है, तो वो मिला बुनी हुई रस्सी पर। उसके बाद सी है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान सम्मान, तो वो मिला परिवर्तन जिए। और जो डी है भारत सरकार का पद्मश्री सम्मान, तो वो मिला संपूर्ण साहित्यिक सेवाओं पर, ठीक है व्यूअर्स। तो मैचिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी रचनाएं हैं या कौन सी रचना है, तो वो है त्रिकाल संध्या। दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कितनी कविताएं संकलित हैं? 11। सतपुड़ा के जंगल में कितने बंद हैं? 8। भारत छोड़ो आंदोलन में किस कवि ने सक्रिय भूमिका निभाई है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। कविता अंतर मन से निकली हुई खोज है, निकली हुई चीज है, जीविका का साधन बनकर वह समझौता करके चलेगी, ये है कविता के साथ अन्याय होगा। ये विचार किसके हैं? तो ये हैं भवानी प्रसाद मिश्र के। ये कमल के फूल लेकिन मानसर के हैं, ठीक है। इन पंक्तियों में मानसर किसका प्रतीक है? तो वो है अंतःकरण का। भवानी प्रसाद के किस कविता में समाज की कला, विमुक्ता और पतनशीलता पर व्यंग है? तो वो है गीत फरोश। गीत फरोश कविता में कवि का कटाक्ष किस वर्ग पर है? तो कवियों और साहित्यकारों पर है। सतपुड़ा के घने जंगल में कवि ने कितनी पहाड़ियों का वर्णन किया है? 7। तुम बंजर हो जाओगे यदि इतने व्यवस्थित ढंग से रहोगे, यदि इतना सोच समझकर बोलो। यह कथन किस कवि का है? भवानी प्रसाद मिश्र का। बहन के विवाह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को क्या बेचना पड़ा? गीत।
भवानी प्रसाद मिश्र ने कालजयी की रचना किसको उपजीव्य बनाकर की है? महात्मा बुद्ध को, सॉरी अशोक को, गलत बोल गया, माफ़ी चाहूँगा, अशोक को। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। यह किस कवि के पंक्तियाँ हैं? यह है भवानी प्रसाद मिश्र की। कमल के फूल कविता में कुल कितने बंद हैं? 3। खुशबू के शिलालेख किस कवि की कृति है? ये भी है भवानी प्रसाद मिश्र की। भवानी प्रसाद जी की कविता में पुराने पत्तों का झड़ जाना, तो वो जीर्ण संस्कारों से मुक्ति पाना है। भारतीय काव्य परंपरा का प्रसिद्ध उपमान है, तो वो है कमल का फूल। निराला की किस कविता की छाप भवानी की काव्य चेतना पर सीधी पड़ती है? तो वह है बादल राग की। यदि श्रमिक के श्रम को हड़पने का यह लूट तंत्र चलता रहा तो एक दिन अवश्य ही जन क्रांति हो जाएगी। इस मनो भूमिका को व्यक्त करती मिश्र जी की कविता है, तो वो है परले। लेकर समूची मानवता की परंपरा में अब तक के सबसे सीधे साधे, निर्भय और स्नेही आदमी। पंक्तियों के अनुसार सीधा साधा, निर्भय और स्नेही आदमी है, तो वो है महात्मा गांधी जी। कालजयी की कथा है, तो वो है ऐतिहासिक। कालजयी है या कालजयी किस प्रकार का काव्य है? तो वो है प्रबंध काव्य। मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, मैं शांत हूँ फिर भी झेल रहा हूँ। इन पंक्तियों में प्रयुक्त मुख्य अलंकार है, तो वो है विरोधाभास। अब इसमें क्वेश्चन आपको दे रहा है कि स्थापना और तर्क पर आधारित जो प्रश्न है, तो इसमें 63 तो देखिए वो बाद में आ पाएगा, लेकिन 62 पहले ले लिया है कि उत्तर का सही विकल्प चुनिए। तो स्थापना है कि भवानी की कविताएं माली की कैंची से काटकर नहीं सवारी गई हैं, ना वे कटे छटे कला गीत हैं। और तर्क दिया गया है फलतः उनकी कविता में गीतों का अभाव है। तो डी ऑप्शन सही है कि ए जो है, जो स्थापना वाला है वो तो सही है, लेकिन जो आर है कारण है वो गलत है। भवानी प्रसाद मिश्र के अनुसार उनके समय में फैशन में थे, तो वो थे निराला, प्रसाद और पंत, ये सभी थे। भारतीय कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र के प्रिय कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर। संस्कृत कवियों में भवानी प्रसाद का मन खूब रमा वाल्मीकि और कालिदास में। किस वाद से भवानी प्रसाद सर्वाधिक प्रभावित थे, या भवानी प्रसाद मिश्र किसके दर्शन से प्रभावित हैं? तो वो है गांधीवाद से। दर्शन में अद्वैत, वाद में गांधी और टेक्निक में सहज साक्ष्य किसकी कविता का आदर्श रहे हैं? तो वो रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र के। निम्नलिखित में से किस कवि को काव्य संबंधी अनेक रूपता की दृष्टि से बेजोड़ नहीं कहा जा सकता? भवानी प्रसाद को। वर्ड्सवर्थ की एक बात मुझे बहुत पटी कि कविता की भाषा यथासंभव बोलचाल के करीब हो, यह किस कवि का वक्तव्य है? तो यह है भवानी प्रसाद का। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह था गीत फरोश। भवानी प्रसाद की 500 कविताओं का संग्रह है गांधी पंचशती। भवानी प्रसाद का खंड काव्य है कालजयी। अशोक की कथा पर आधारित भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है कालजयी। घर की याद कविता किस कवि ने लिखी है? तो वो जेल में रहते समय। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर की याद कविता जब कवि ने लिखी तो वो जेल में रहते समय लिखी। तुम्हारा आसान लिखना ना छूट जाए, इसकी सावधानी रखना। भवानी प्रसाद को यह सलाह दी माखनलाल चतुर्वेदी ने।
जो मन में ना समा सके उसे वाणी तक ले लाओ, किंतु जुआ दराजी मत करो, कलम की जीभ मत बनने देना। भवानी प्रसाद को यह सलाह दी थी। माखनलाल चतुर्वेदी की। मैंने अपनी कविता में प्राय वही लिखा है जो मेरी ठीक पकड़ में आ गया है। दूर की कोड़ी लाने की महत्वाकांक्षा भी मैंने कभी नहीं की। यह आत्मकथा था। तो ये थी असल में आत्मकथ्य था। ये था भवानी प्रसाद मिश्र का। भवानी प्रसाद मिश्र ने जेल में रहकर भाषा सीखी, बांग्ला। कल्पना मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था हैदराबाद से। भवानी प्रसाद मिश्र ने संपादन किया। देखिए, कल्पना का, सर्वोदय का और गांधी वाङ्मय का, इन सभी का किया। भवानी प्रसाद मिश्र की जो मृत्यु हुई तो वो हुई वर्ष 1985 में। भवानी प्रसाद मिश्र की मृत्यु हुई, देखिए वर्ष तो हुआ 1985 और मृत्यु हुई नरसिंहपुर में। ठीक है। राष्ट्रीय जागरण की प्रेरणा भवानी प्रसाद मिश्र को प्राप्त हुई माखनलाल चतुर्वेदी से। माखनलाल चतुर्वेदी ने भवानी प्रसाद का नाम रखा बालमोहन। हाई स्कूल पास होने से पूर्व ही भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं प्रकाशित हुईं हिंदू पंच में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? तो वो है 7 गीत वर्ष। अकाल के बाद कविता का रचना काल क्या है? तो वो है आपका 1957। ठीक है। चलिए देखिए, फिर से मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। उनकी रचना कवियों की मिलानी है आपको। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि अरि और करुणा प्रभाम्य, तो ये है अज्ञे की। काल तुझसे होड़ है मेरी, तो ये है शमशेर बहादुर सिंह की। फिर है प्यासी पथराई आँखें, ये है नागार्जुन की। और त्रिकाल संध्या, ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं स्थापना और तर्क पर, है ना, कि हिंदी की है असली रीढ़ गवारूं बोली। तो रीज़न दे रहा है, यानी तर्क दे रहा है आपको कि अतः हिंदी गवारों की भाषा है। तो सी सही है कि ए तो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आर गलत है, यानी कारण जो है वो, तर्क जो है वो गलत है। फिर है नागार्जुन के जीवन के कठोर यथार्थ एवं कल्पना आधारित अनेक रचनाओं का सृजन किया। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि अभावों में जीवन व्यतीत करने के कारण इनके हृदय में समाज के पीड़ित वर्ग के प्रति सहानुभूति का भाव विद्यमान था। तो ए और आर दोनों सही हैं। ग्रामीण जनजीवन की समस्याओं के कुशल चित्रकार, साहित्यकार और गीतकार हैं नागार्जुन। तुंग हिमालय के कंधे पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर हंसों को तिरते देखा है। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? तो वो है बादलों को घिरते देखा है। कवि कल्पित क्या था? तो था वह महामेघ जिसे कालिदास ने दूत बनाया था। महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है में अलंकार है, तो वो है मानवीकरण। अकाल और उसके बाद कविता में किस अकाल का वर्णन है? तो वो है बिहार का अकाल। कई दिनों तक चूल्हा रोया में चूल्हा रोया का प्रतीतार्थ है, तो वो है चूल्हा नहीं जला। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, क्योंकि घरों में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। कई दिनों के बाद घर में दाने दाने पर आंगन में चूल्हा जल उठा। उनके श्यामल नील सलिल में अलंकार है, तो वो है अनुप्रास अलंकार। तिक्त मधुर बिस तंतु खोजते पंक्ति में बिस तंतु का अर्थ है, तो वह है कमलनाल में स्थित
तंतु। कवि नागार्जुन ने सिंदूर तिलकित भाल कविता में किसे संबोधित किया है? पत्नी को। एक प्रवासी के कष्ट को नागार्जुन ने अपनी कविता में अभिव्यक्त किया है, वो है सिंदूर तिलकित भाल। सिंदूर तिलकित भाल कविता में कवि को किसका भाल याद आता है? पत्नी का। सिंदूर तिलकित भाल में कवि पत्नी के साथ साथ याद करता है, तो देखिए वो मिथिला की प्रकृति को भी याद करता है और मिथिला के लोगों को भी याद करता है ना। तो डी ऑप्शन सही है। हो गया हूं मैं नहीं पाषाण पंक्ति में पाषाण का अभिप्राय है, तो वो है संवेदन शून्य। तभी तो तुम याद आती प्राण में प्राण है, तो वो है कवि प्रिया यानी पत्नी। निम्नलिखित में से नागार्जुन की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो वो है यह दंतोरित मुस्कान। अपनी किस कविता में नागार्जुन ने संस्कृत काव्यों में वर्णित हिमालय की अपनी आंखों देखे हिमालय से तुलना की है? तो वो है बादलों को घिरते देखा है। नागार्जुन की कौन सी कविता उनकी तिब्बत यात्रा की देन है? तो वो भी है बादलों को घिरते देखा है। कवि नागार्जुन को सिंदूर तिलकित भाल में अपने गांव की कौन कौन सी चीजें याद आती हैं? तो लीचियां, आम, धान, कमल और कुमुदनी, ताल मखान, ये सभी याद आती हैं। चलिए, किसकी रचना संयुक्त निकाय का अनुवाद पढ़कर नागार्जुन में पाली पढ़ने की इच्छा जागृत हुई? तो वो हुई राहुल साकृत्यानन की। मैथिली भाषा की रचना नहीं है। चंदना। निम्नलिखित में नागार्जुन की मैथिली में रचित कविता कौन सी नहीं है? तालाब की मछलियां। निम्नलिखित में नागार्जुन की कौन सी रचना मैथिली की है? तो वो है पत्रहीन नग्न गाछ। नागार्जुन का प्रसिद्ध खंड काव्य है, तो वो है भस्मांकुर। पुरानी जूतियों का कोरस के रचना विधा है, वो है काव्य। अन्नहीनम की रचना विधा है निबंध। नागार्जुन की बाल साहित्य की रचना है, तो कथा मंजरी, मर्यादा पुरुषोत्तम और विद्यापति की कहानियां। तो ऑप्शन डी सही है ये सभी। छंद शैली काव्य रूपों के प्रयोग में नागार्जुन की समता की जाती है, तो वो निराला से की जाती है। 20वीं सदी अतिवादों की सदी है और नागार्जुन का व्यक्तित्व 20वीं सदी की तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं से निर्मित हुआ था। एक कथन है, तो यह हाब्सबाम का। नागार्जुन ने कविताओं के जरिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। वे एक कवि के रूप में ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, अपितु नए भारत के निर्माता के रूप में दिखाई देते हैं। यह विचार है। तो यह है आलोक धनवा का। भस्मांकुर किस प्रकार का काव्य संग्रह है? तो वह एक खंड काव्य। युगधारा किसका काव्य संकलन है? नागार्जुन का। नागार्जुन ने किस धर्म में दीक्षित होकर नागार्जुन नाम रखा, या नागार्जुन ने किस धर्म की दीक्षा ली थी? बौद्ध धर्म की। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। किस कवि की पंक्तियां हैं? अकाल और उसके बाद। घर को आदम का तबेला कहने वाला कवि है नागार्जुन। नागार्जुन ने पत्रहीन नग्न गाछ किस भाषा में लिखा, या नागार्जुन की पत्रहीन नग्न गाछ किस बोली की रचना है? मैथिली। गीत गोविंद किसकी अनुवाद कृति है? तो वो है नागार्जुन की, है ना। और अगर ये पूछा जाए कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो वो है जयदेव। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? बाबा नागार्जुन को। राहुल साकृत्यानन का लघु संस्करण नागार्जुन को क्यों माना जा सकता है?
तो विविध भाषा ज्ञान और यायावरी और अध्ययन का विकास। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। नागार्जुन ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किन कविताओं में किया है? तो वो है राजनैतिक कविताओं में। अकाल और उसके बाद कवि में कवि का क्या उद्देश्य है? कविता में कवि का क्या उद्देश्य है? तो वह है जनता की दयनीय आर्थिक दशा का चित्रण। हिंदी साहित्य में बाबा के नाम से पहचाने जाते हैं, तो वो है नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म हुआ था, तो वो हुआ था सन 1911 में। नागार्जुन का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, या नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ? तो वो दरभंगा जिले के तरूनी गांव में। नागार्जुन का बचपन का क्या नाम था? तो वो था वैद्यनाथ मिश्र। बाबा नागार्जुन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ ली थी? श्रीलंका में। बाबा नागार्जुन की मृत्यु हुई सन 1998 में। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1969 में। रूपाभ में किस कवि की प्रथम कविता छपी थी? तो वो थी शमशेर बहादुर सिंह की। एक पीली शाम के रचयिता का नाम बताइए। तो वो है शमशेर बहादुर सिंह। एक पीली शाम कविता के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? वो है जन्मभूमि की स्मृति। शमशेर बहादुर सिंह का बचपन का नाम था, तो वो था कुलदीप सिंह। चमन खिलता था, वह खिलता था और वह खिलना कैसा था? इस पंक्ति का अगला बंद क्या है? तो वो है 2 नंबर का ऑप्शन बी, कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है आपका स्थापना और तर्क पे, कि गरीब उधर थे, हम उठ गए दुनिया से अच्छा है, हमारे नाम से रोशन अगर वीराना हो जाए। गरीबों का दुनिया से उठ जाना ही अच्छा है, क्योंकि उनके नाम से यह जगमगाती दुनिया वीरानी हो जाती है। तो ए तो ठीक है आपका, लेकिन आर गलत है। मतलब स्थापना तो ठीक है आपकी, लेकिन तर्क जो है वो गलत है। एक पीली शाम कविता में कौन सा रस है? तो वो है करुण रस। शमशेर जितने हिंदी के हैं उतने ही उर्दू के, यह कथन किस आलोचक का है? तो वो है डॉक्टर नामवर सिंह का। शमशेर के अनुसार सुख का भविष्य वर्तमान है, तो वो है शांति की आंखों में। हमारी पूजा के फूल हैं, तो वो है शांति की आंखें। शांति की आंखें क्या नहीं है? वो है निर्भयता का प्रमाण पत्र। शांति की आंखों को देख पाना ही किसको देख और समझ पाना है? तो वो है अपने आप को। गजानन मुक्ति बोध के रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। गजानन माधव मुक्ति बोध के प्रथम काव्य पुस्तक चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका लिखी थी, वो लिखी थी शमशेर बहादुर सिंह ने। शमशेर बहादुर सिंह ने चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका किस नाम से लिखी थी? वो है एक विलक्षण प्रतिभा। गजानन मुक्तिबोध कविता की रचना किन विचारों का अंश है? तो वो है चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका से उपजे विचारों का। गजानन मुक्तिबोध शमशेर के किस काव्य संग्रह में संकलित रचना है? तो वो है चुका भी हूं नहीं मैं। सूर्य उदय के समय किसका जादू टूटता है? उषा का। कौन सी कविता शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो वो है अकाल के बाद। लौट आ ओ फूल की पंखुड़ी, फिर फूल में लग जा, चूमता है धूल का फूल कोई हाय, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का अर्थ है? तो वो है वर्तमान की सकारात्मक स्वीकृति। लौट आ ओ धार कविता में कवि किससे टूटने के लिए मना करता है? सांझ के पत्थर से। एक पीली शाम है
तो वह है पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता। संपूर्ण उषा कविता में अलंकार है, तो वह है संदेह। लोट आ ओ धार कविता में नदी की धार प्रतीक है, तो वह है जीवन मूल्यों की। फूल की पंखुड़ी प्रतीक है, तो देखिए वो स्नेह, संवेदना की, दया, करुणा की और सहानुभूति की, इन सभी भावनाओं की है। लोट आ ओ धार में फूल प्रतीक है, तो वह है सुकोमल भावनाओं से युक्त व्यक्ति का। पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता प्रतीक है, तो वह है जीवन रस से हीन व्यक्ति का। एक पीली शाम में स्मरण है प्रियतमा का। वे ना अज्ञे की तरह के प्रति कला के प्रति सचेत हैं और ना मुक्ति बोध की तरह प्रतिबद्ध। सही अर्थ में वे कवियों के कवि हैं। उपयुक्त कथन किस कवि के संदर्भ में है? शमशेर बहादुर के। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। किस कवि का कथन है? मलयज का। विश्व शांति पर लिखी गई शमशेर की एक श्रेष्ठ कविता कौन सी है? तो वो है अमन का राग। जमाने भर का कोई इस कदर अपना ना हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। पंक्तियां शमशेर बहादुर सिंह ने किसको समर्पित की हैं? या जमाने भर का कोई इस कदर अपना ना हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। प्रस्तुत गजल का काफिया किस कवि की मृत्यु के संदर्भ में लिखा है? तो वो है मुक्तिबोध की। अमन का राग में स्वर्गीय महल संबंधित है, वो है पैकिंग से। युगीन परिस्थितियों की तीव्र और मार्मिक अभिव्यक्ति के लिए शमशेर ने प्रयोग किया है, वो पुराख्यान तत्वों का। प्रहलाद व हिरण्याकश्यप में पौराणिक आख्यान का उल्लेख मिलता है, वो अमन का राग में। शमशेर का काव्य किस हिंदी कवि से अनुप्राणित है? वो है निराला से। आलोचकों ने शमशेर को कहा है, तो कवियों का कवि भी, गुलाबों का कवि भी और शुद्ध सौंदर्य का कवि भी, तो ये सभी कहा है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ, तो वो हुआ 13 जनवरी सन 1911 को। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरनगर में। निम्नलिखित में किस कवि का संबंध मुजफ्फरनगर के एलम ग्राम से है? शमशेर बहादुर का। शमशेर बहादुर सिंह के पिता का नाम है, तो वह चौधरी तारीफ सिंह। किस पत्रिका के संपादन में शमशेर बहादुर सिंह ने सहयोग दिया? तो कहानी के और नया साहित्य के और माया के, इन सभी के दिया। शमशेर किस सप्तक के कवि थे? दूसरा सप्तक के। शमशेर बहादुर सिंह का देहावसान हुआ तो सन 1993 में। निम्नलिखित में से किस कविता में कवि शमशेर बीते हुए सुखद समय से लौटने का आग्रह करते हैं? लौट आ ओ धार। किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शमशेर बहादुर सिंह को। मुक्ति बोध की मृत्यु पर गजल किसकी रचना है? तो वो है शमशेर बहादुर सिंह की। तो ये व्यूवर्स आपके तकरीबन 140 से ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इसके पार्ट 3 में। ठीक है व्यूवर्स, तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको और दूंगा, तो जो है इसके 5-6 पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आप लोग देखते जरूर हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट में अब तक जो है 75,000 से ज़्यादा MCQs मैं पिछले 8 महीने में दे चुका हूँ। तो आपके BEd एंट्रेंस, TGT, PGT और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर MCQs दे रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें CCS यूनिवर्सिटी मेरिट के हिसाब से मैं दे रहा हूं, तो ये कोर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटी में है BA हिंदी में। ठीक है व्यूवर्स, मेरा चैनल नेम याद रखिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।